नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। मंगलवार को होने वाली मुख्य बैठक में कांग्रेस, आप, सीपीएम जैसी 3 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा सपा, एनसीपी शरद पवार, टीएमसी, आरजेडी शिवसेना उद्धव ग्रुप, आरएलडी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, डीएमके, मुस्लिम लीग समेत कई दल शामिल हो रहे हैं। उधर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सभी पार्टियां भी दिल्ली में कल बैठक करेंगी। इस बैठक में करीब 38 दलों के इस बार शामिल होने की संभावना है। ऐसे में कुनबा बढ़ने के कारण विपक्ष और एनडीए के बीच में आगामी लोकसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो रही बैठक में सभी बीजेपी विरोधी गुट लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तय करेंगे। बैठक के एजेंडे में आपसी मतभेदों को दूर करना और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा शामिल है। विपक्षी गठबंधन का नाम भी तय हो सकता है। हालांकि विपक्षी दलों के बीच संभावित सीट बंटवारे का अंतिम निर्णय संबंधित राज्य इकाइयों पर छोड़ दिया जाएगा। बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, और उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं और आप वो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है और दूसरों को भी यही बोलते हो। तो ये ठीक नहीं है। ये उनकी आदत है पहले से भी, डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं। तो उसको हम डरने वाले। तैयारी पूरे तरीके से है और 24-25 की तैयारी है पूरे तरीके से, और जो महागठबंधन पूरे तरीके से इंटैक्ट है। और जिस तरीके से यहाँ पहला शुरुआत बिहार की मिट्टी से हुआ है, तो समझिए कि अब पूरा सक्सेसफुल रहेगा महागठबंधन का बैठक। एनडीए के बैठक के बुलाने से थोड़े कुछ होता है। वो तो पूरे बिहार के लोगों ने और पूरे देश की जनता ने वो एनडीए को देख लिया है कि किस तरीके से देश के साथ धोखाधड़ी इन लोगों ने करने का काम किया है। देखिए, आपने कहा कि एनडीए का नया स्वरूप, मैं इससे सहमत हूं। जो एनडीए का स्वरूप 2014 या 2019 में था, आज वो स्वरूप नहीं है। आज एक कमजोर एनडीए हमारे सामने खड़ा है। 9 बड़े राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया पिछले कुछ सालों में। मैं बड़े राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, जिसमें पंजाब का शिरोमणि अकाली दल है और बिहार का जेडीयू है। ये बड़े राजनीतिक दल थे जिनके विधायक सांसद थे। इन्होंने एनडीए को बाय बाय कहकर छोड़ दिया, जैसे देश की जनता अब एनडीए को बाय बाय कहने जा रही है। विपक्षी पार्टियों का एक एजेंडा 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में बीजेपी को घेरने पर भी होगा। 18 जुलाई को मुख्य बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति की घोषणा की जा सकती है। मुझे लगता है कि अब हमें सवाल बदलने चाहिए, क्योंकि पिछले 9 साल का जो इस देश का अनुभव रहा है, वो चेहरे का शिकार हुआ है ये देश। अब पूछना चाहिए मुद्दे क्या होंगे, और यही सवाल का जवाब आपको हमारे इस मंच से आने वाली बैठकों में लगातार मिलता रहेगा। अब चेहरों से लोग परेशान हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लगता है वो एक अंतिम, मैं एक बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, एक अंतिम कल्ट पॉलिटिक्स का एक अंतिम उदाहरण रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को परेशान कर दिया। उधर एकजुट होते विपक्षी काट खोजने के लिए बीजेपी ने भी छोटे दलों को साथ लाने के लिए संपर्क साधना शुरू कर दिया है। विपक्ष की बैठक के जवाब में बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। बीजेपी के बुलावे पर 19 दल बैठक में शामिल होने की पुष्टि कर चुके हैं। दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में बीजेपी ने गठबंधन सहयोगियों के अलावा कई नए सहयोगियों और कुछ पूर्व सहयोगियों को आमंत्रित किया है। जिन नए सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद है, उनमें एनसीपी का अजित पवार गुट, शिवसेना चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के अलावा
बिहार से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र सिंह कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सैनी भी बैठक में आ सकते हैं। काफी अटकलों के बाद भी एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी और बादल परिवार के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं होगी। जानकारी के अनुसार बीजेपी इन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी और पंजाब में अकेले और आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जन सेवा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। Calling as Mahagathbandhan. Actually, there is no Bandhan in this Mahagathbandhan and there is no Maha also. Their sole aim is to bring down Modi, which is just impossible because right from the common man, poor man, woman still remembers all the programs of Narendra Modi which have reached them. And they are taking benefit every month. Farmers in terms of Right Sanman Yojana and Ayushman Bharat in terms of health and Mudra in terms of employment, new education policy. So these huge benefits the entire mass has taken, especially downtrodden and poor people. भैया हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। वहीं ओडिशा की बीजेडी, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस और बीएसपी समेत कई दल ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। ये दल न भी बीजेपी के साथ आए हैं और न ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महाजुटान में। हालांकि राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी का समर्थन करते देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहां मिशन 2024 को फतेह करने को लेकर दोनों धड़ों की ओर से अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ मजबूत विपक्षी एकता की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए है जो अपने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और माना जा रहा है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अश्वनी शाही साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजीव निगम साहब, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं और जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और अब से कुछ ही देर बाद दो और मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। रवि अरोड़ा साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं टीना कर्मवीर जी आपसे ही करना चाहूंगा। 2024 में कुल मिलाकर माना जाए कि आर पार की जंग है। बिल्कुल, देखिए ये तो जिस तरीके से देश का माहौल बदल गया है, आप देखिए कि इस बैठक की जो चर्चा हो रही है इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि देश में माहौल बदल रहा है। और जिस तरीके से 2 दिवसीय जो बैठक रही है, बैठक होने जा रही है, इससे इस बैठक के बाद चीजें सबके सामने होंगी, सब कुछ सबके सामने होगा कि किस तरीके से, देखिए कि लगातार जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी अलग जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब एक साथ है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है। अब विपक्षी एकता में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो लगातार जो एक व्यक्ति जो है वो कहते आ रहे थे संसद के अंदर, मैं एक अकेला ही काफी हूँ, आज उनको क्यों जरूरत पड़ गई? सवाल यहाँ पर ये है। और ये खड़गे साहब ने सवाल भी पूछा है कि आज वो जो बार बार कहते थे 56 इंच का सीना में एक अकेला ही काफी हो, आज उनको क्यों एनडीए की जरूरत पड़ गई है? तो सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ खलबली भी मच गई है कि लगातार जो है विपक्षी दल सारे एकजुट हो गए हैं और 2024 में देखिए जीत विपक्षी एकता की ही होगी। क्यों? क्योंकि लगातार जो है विपक्ष जो है एकजुट है और लगातार उन मुद्दों के ऊपर जो कि जनता के मुद्दे हैं उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जनता के जो इश्यूज हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी अक्षय, ये जनता के इश्यूज पर चर्चा होगी या सीट शेयरिंग को लेकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर
रास्ता निकाला जाएगा। जी, इस पर भी चर्चा होगी। ये तो चर्चा का अहम मुद्दा है, ये भी होगा। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि जो कि जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि ये विपक्षी एकता किसके लिए, ये विपक्षी एकता साफ तौर पर जनता के लिए है। तो जनता के मुद्दे तो सबसे पहले उठेंगे, उसके बाद भी इस पर चर्चा की जाएगी। कितने दल शामिल हो रहे हैं विपक्षी एकता की बैठक में? कितने दल शामिल हो रहे हैं? जी, तकरीबन 25 के करीब हैं जो कि दल शामिल हुए हैं। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि लगातार आप देखेंगे कि एक वट वृक्ष जो है उस समय बोया गया था पटना के अंदर, और अब जिस तरीके से जो बीज जो बोया गया था पटना में, तो बेंगलुरु में जो वट वृक्ष बनकर उभरा है। और आगे भी आप देखेंगे कि लगातार बैठकों का दौर होगा, और जितने और अन्य दल भी जो हमारी पार्टी, हमारी इस विपक्षी एकता के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। पूरी तरीके से उनका स्वागत है। और संजीव निगम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जी, यानी आम आदमी पार्टी अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस पर दबाव बनाने में कामयाब रही। आप लोगों को पता था कि येन केन प्रकार ने कांग्रेस को सरेंडर करना ही होगा अध्यादेश के मुद्दे पर, अगर विपक्षी एकता बनानी है मजबूत तो। नहीं, इसको दबाव मत कहिए, ये बात उन्होंने मानी है जो देश हित के लिए है, जो सही मायने में उचित है, उन्होंने सब माना है कांग्रेस के साथियों ने। और जो निकल करके आई है इनके यहाँ से कि इनकी जो लोकल लीडरशिप है दिल्ली की है, और उन्होंने भी कहा है कि नहीं ठीक है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। जब भाई देश बचेगा, संविधान बचेगा, तो ठीक है, आगे अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपने अपने विचार, क्योंकि आज वक्त की मांग है, जरूरत है। क्योंकि इन्होंने ये जो तानाशाही मचा रखी है, आज ये सिर्फ ढोंग और दिखावा कर रहे हैं। तब हम एनडीए के पूछिए इनसे पिछले 9 सालों में कब इन्होंने एनडीए के साथ मीटिंग की है, और कब मिल करके बैठे हैं। सबको क्योंकि इनको बड़ा घमंड आ गया, वैसे 303 हम है, हमें क्या जरूरत है, किसी की कोई जरूरत तो है ही नहीं, और पड़ी नहीं भी। अब इन्हें सबक में आ रहा था, ये लोग तो 25-26 दल एक हो रहे हैं, क्योंकि इनको अनुमान था ये लोग तो कभी एक हो ही नहीं सकते, और इसी बात का ये फायदा उठा रहे थे। लेकिन मौजूदा जो हालात है, इन हालातों में तमाम विपक्षी दल एक साथ बैठ रहे हैं और वो तय कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा सारी बातें तय हो जाएंगी। यही इनकी घबराहट का कारण है। यानी ये तो कम से कम मान सकते हैं निगम साहब कि कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या फिर जो और दल जुड़ रहे हैं, उनकी सबकी जो विचारधारा है वो अब कम से कम समान कही जा सकती है। नहीं, हो सकता है कहीं कहीं अलग हो, लेकिन चूंकि जब बड़े लेवल पर, बड़े कैनवास पर चर्चा करते हैं, हम देश स्तर की बात करते हैं, तो अगर छोटे मोटे कोई किसी पार्टी का अपना अलग है, तो वो 1 मिनट के लिए वो साइड में रख करके बड़े कैनवास पे हम एक मन से, एक उससे जो है, क्योंकि लोग आप चेहरे का क्या करेंगे साहब, मुद्दे देखिए ना, किस तरीके से लोग ऊपर से लेकर के नीचे, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी लोग परेशान है, तड़प रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। मतलब आप सिवाय आपने 2-3 मुद्दे कर लिए, उसी को लेकर के आप क्या करोगे देश को सब, मतलब आप। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अश्वनी शाही साहब, क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को तो हम पहले से कह रहे थे कि विपक्षी एकता होगी और जरूर होगी, और ऐसी होगी कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अक्षय जी, देखिए, विपक्षी एकता हो, गठबंधन के जमाने का दौर है। एनडीए का उद्भव हुआ था श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में। 26 दलों का जो है एक श्रद्धेय अटल जी के समय में जाट फर्नांडीज साहब उसके संयोजक हुआ करते थे। उसके बाद आज तक हम गठबंधन धर्म का पालन करते आ रहे हैं, और बार बार जो अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। कितना मिला, कितना जो है आपने मीटिंग की, कितना बैठक की, अरे भाई आप लोग कौन सा कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सी मीटिंग कर दिए? पटना में अभी टीना जी ने कहा कि पटना में हमने बीज बोया था। पटना में बीज ये बोया था कि बेइज्जत होने के बाद निकल कर चले गए आम आदमी पार्टी के संयोजक ममता बनर्जी जी। जैसे ही उसमें क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट बोलना शुरू किए, सीताराम येचुरी जी को बोलना था, वो तुरंत ममता जी जो है उठकर चली गई वहां से। ये बीज बोया था इन्होंने, और वो वटवृक्ष बना है सोनिया जी के रूप में। अब पटना में नेता कौन होता है? नीतीश जी होते हैं। बेंगलोर जाकर नेता कौन होता है? सोनिया जी हो जाती हैं। इस बीच में एक चीज का विलय हुआ है, जैसे गंगा और जमुना के बीच में सरस्वती का विलय हो गया, उसी तरीके से इस पीडीए की बैठक में यूपीए का विलय हो गया। यूपीए समाप्त। एनडीए तो अपने आप था, जब से हम एनडीए बनाकर ले चल रहा है और आगे भी रहेगा। लोग आए, पार्टियां आई और कुछ पार्टियां गई हमारे साथ से, लेकिन भाई आज टीना जी यूपीए कहाँ है?
यूपीए का विलय सरस्वती नदी की तरफ किया, खत्म। आपके नाम ही सुना है यूपीए का, कुछ लोग नाम सुनते थे। दूसरी बात, अब आप ये बताइए कि कांग्रेस के नेतृत्व को कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं? संजीव निगम जी कर रहे हैं, अजय जी कर रहे हैं, ममता जी कर रही हैं या नहीं कर रही? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी पहले चोरों की पार्टी कहते थे। चलिए हम भी सोचते थे चुनाव है, हो सकता है, चुनाव का रिजल्ट आ गया अक्षय जी, उसके बाद उनका बयान आया है। ये बीजेपी का डर बोल रहा है जी, ये बीजेपी का डर बोल रहा है। नहीं, मैं बयान बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा है। ये उनका जो बयान आया, उन्होंने चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद कहा कि ममता बनर्जी जी दिल्ली में साधु रहती हैं और पश्चिम बंगाल में शैतान हो जाती हैं। ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अब इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, किस तरीके का ये कुनबा जुड़ रहा है? सारे भ्रष्टाचार के डर से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए माननीय मोदी जी जो विश्व विख्यात हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उनसे दहशत में ये लोग हैं। वो कह रहे हैं कि फिर आज तक तो एनडीए की बैठक हमने कभी देखी नहीं, हमारी बैठक होने वाली उससे पहले ये डर है, या फिर शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? देखिए इनके पास आज हम 303, अभी निगम साहब ने कहा कि हम 303 हैं, और लेकिन हमारी संख्या कितनी है? हमारे जो एनडीए के लोग हैं वो 50 और हैं, उसमें 350 के ऊपर हमारी संख्या है। कांग्रेस की अकेले 50 नहीं है। प्रभु कहाँ है निगम साहब? भाई आपके पास एक सांसद। चले ठीक है, अभी तो कुंवर अजय सिंह जी का नंबर बाकी है। कुंवर अजय सिंह साहब, उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि 2024 में तो कोई जगह खाली नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वो कह रहे हैं। अच्छा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी पुरानी बातों को सुने होंगे, और इनके जो नए नए गठबंधन के जो साथी बन रहे हैं, जो पुराने रहे हैं और फिर नए बन रहे हैं जी, ये विपक्षी एकता को देखकर इतना हताश और निराश हो गए हैं कि जहां हमारा 25 से 26 पार्टियां हमारी मिली हैं, वहां ये 38 पार्टियां बना ली हैं जी। एक लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक आदमी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 आदमी इंटरनेशनल अध्यक्ष, क्योंकि मोदी जी को इंटरनेशनल अध्यक्ष घोषित करना है। 2024 में इन्हें इंटरनेशनल प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। 24 इंडिया के प्रधानमंत्री का जगह जो है रिक्त करना है वो विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि ये तो एनआरआई हो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री। इंडिया में मणिपुर जल रहा है और वो मन की बात करते हैं, और बाकी काम की बात तो करेंगे नहीं, शासन देंगे नहीं, महंगाई पे लगाम लगा। 38 के आंकड़े से आप भी डर गए क्या अजय सिंह जी? घबरा गए आप भी कि 38 दल कहां से आ गए? अभी तक तो 19 की बात हो रही थी। नहीं, अभी आप ताजा न्यूज देखिए, इनके 38 दल हो रहे हैं। हाँ, नड्डा साहब ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ के माध्यम तो 38 के अंक से घबरा गए क्या? नहीं, हम घबरा नहीं गए। अभी शाही जी ने कहा, हमारे प्रवक्ता मित्र जो शाही जी कह रहे थे, कल तक जो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के राजनीति के जोकर हैं, मोदी जी को, योगी जी को पानी पी करके गाली दे रहे थे, उन्हें हम मंचों से गाली दे रहे थे, अमित शाह को तड़ीपार बोल रहे थे। यही बात तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से कही जा रही है। कुंवर अजय सिंह जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से यही कहा गया कि नीतीश कुमार की भूमिका तो पलटू राम की हो चुकी है। वो खुद इस बात को साबित कर चुके हैं कि कभी पानी पी कर कोसते थे गठबंधन को, बीजेपी के साथ आ गए जब फायदा लेना हुआ, और जब बीजेपी से मन भरा गठबंधन के साथ चले गए। तो कह रहे हैं कि नियत पे तो उनकी खोट है। अच्छा जी, दोनों में डिफरेंस है। ये जो पार्टियां हैं जी, आई और गई। नीतीश जी जब पार्टी छोड़े, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए, फिर मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था उन्होंने किया, व्यवस्था किया। ये बहुत इन्हीं व्यवस्था की तो बात अजय सिंह जी हो रही है कि वो अपनी मुख्यमंत्री बनने की व्यवस्था पहले कर लेते हैं कि भाई हमें किस तरीके से मुख्यमंत्री बनना है। अच्छा जी, हमारी बात क्लोज होने दीजिए। हाँ, पूरी कीजिए। सरदार पटेल के बाद सरदार पटेल ने जी देश की छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा था। माननीय नीतीश जी ने
अरे बाप सभी रे बाप। विपक्षी पार्टियों को जोड़ने ये तो का नया वाला चलिए, कम से कम ले आए। ये बात आपने बेहतर कही है। मैं दोबारा अब आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले रवि अरोड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। प्रधानमंत्री के मैं आऊंगा सर, हो चुके कुंवर साहब मैं आऊंगा आपके पास, पूरा अवसर मिलेगा, क्योंकि विपक्षी एकता कितनी मजबूत है ये भी लोग जानना चाहते हैं, और एनडीए कुनबा कितना मजबूत है या हो रहा है ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मुकाबला कहा जा रहा है कि अगर टक्कर का है तो दोनों पहलवानों की ताकत तो पता होनी चाहिए। रवि अरोड़ा साहब, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक, दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी बैठक। देखिए, मैं समझता हूँ कि एनडीए एक का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय मैं समझता हूँ, चाहे वो मीटिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाव में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी को आपको याद होगा जिसके समर्थन से पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, यही वही कांग्रेस थी। लेकिन अब जो डिसीजन लिया गया है अध्यादेश के मैटर पर, जिस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदरूनी बातें अब निकल कर आएंगी। क्या कांग्रेस के सभी नेता इसके लिए पक्षधर थे? क्योंकि बात यह है कि जिस प्रकार से अब पहली बार आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पूरा कांग्रेस को कई मतलब जिस प्रकार पंजाब में आपने देखा, गुजरात में देखा, काफी बड़ा वोट बैंक में सेधमारी की, उसके अलावा पंजाब में सरकार बना ली पूरी कांग्रेस को, तो ये बहुत नुकसान पहुंचाने का सबसे ज्यादा उसने कांग्रेस को किया है। ऐसे में लेकिन एकजुटता अगर विपक्षी दलों की हो तो एक मैसेज तो लोगों में जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां क्या एक मंच पर चुनावों से पहले, चुनावों के बाद की बात ना करें, अगर चुनावों के पहले जो ये मीटिंग चल रही है, क्या टिकटों के बंटवारे पर एकजुट हो पाएंगे? बात ये देखने वाली रहेगी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को अब नेशनल पार्टी कहती है और सच में है भी, क्या यह पार्टी सिर्फ पंजाब और दिल्ली के टिकटों पर मान जाएगी? क्या ये दूसरे राज्यों में सीटें नहीं मांगेंगे? या क्या ममता दीदी जो बंगाल से लीड करती हैं, या कोई भी ऐसी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहती है, क्या वो उन सीटों में मान जाए? क्या 200 सीटों पर कांग्रेस लड़ने को तैयार हो? यानी आपको लग रहा है कि सीट शेयरिंग का पेच फंस सकता है? अभी तो शुरुआती दौर की बातचीत है कि कौन कौन से दल साथ आते हैं। हालांकि अड़चने हैं, लेकिन पूर्व में भी कुछ इस तरह का इतिहास रहा है कि मजबूत विपक्षी एकता हुई है, और जिसका रिजल्ट भी सफलता के तौर पर देखने को मिला है। मैं संजीव निगम साहब, आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि जो बात अभी रवि अरोड़ा साहब कह रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब लोगों के बीच में मैसेज नहीं जाएगा कि अभी तक, जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस की ओर से समर्थन नहीं किया गया, तब तक आप लोग हो हल्ला करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी का दौर भी चलता रहा, लेकिन अब अध्यादेश पर समर्थन के बाद आपके सुर बदल गए, यानी आम आदमी पार्टी समझौता करने में मतलब माहिर हो गई। ये मैसेज नहीं जाएगा लोगों में? सुर बदल नहीं गए, सुर वही है जैसे थे, क्योंकि हमने बात कही थी हम राष्ट्र के लिए, जब भाई देश है, संविधान है, चुनी हुई सरकारों का सम्मान है, तब तो सब कुछ है। और भाई कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में हो जी, अगर वो चुन करके आती है तो सही ढंग से उसे काम करना चाहिए। अब सोनी शाही जी बताएंगे, इनका दिल जानता होगा कि ये बातें कह रहे थे, अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन सवाल ये है कि जो स्थिति अंदर की इनकी है, ये तोड़ने में एक्सपर्ट है, ये पार्टी तोड़ने में एक्सपर्ट है। आप किस पार्टी, जब सबका नहीं तो आप इतने कमजोर क्यों? आपको टूटने का डर क्यों? निगम साहब, ये भी तो सवाल उठेगा ना। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि जब से बनी है तब से टूटी नहीं है। अरे आपकी पार्टी के तो न जाने कितने संस्थापक सदस्य चले गए, आप कह रहे हैं कि हम एक हैं। पार्टी हमारी बताइए कहाँ टूटी है? बताइए कहाँ पार्टी आज धीरे धीरे प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, और आज स्थिति है राष्ट्रीय एकता का दर्जा मिला हुआ है आम आदमी पार्टी को। और हम जहाँ जहाँ लोग बुला रहे हैं, जहाँ लोग कह रहे हैं, वहाँ हम जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। नहीं तो यूसीसी पर अब समर्थन आम आदमी पार्टी करेगी या विचार बदल जाएगा? वो तो शुरुआती दिनों से आपको बताया, हमारे जो राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी है, संदीप पाठक जी, इन लोगों ने कहा है कि वो जो पहले से जो है तो पॉइंट है, हम उन पॉइंट्स पे लेकर के, और ड्राफ्ट भी और आ जाएगा, तो ड्राफ्ट को खुल करके उन बिंदुओं पे चर्चा हो जाएगी। मतलब समर्थन में है ना यूसीसी के? देश हित के लिए कोई भी काम उसके अभी देखा जाएगा ना, ड्राफ्ट में क्या क्या पॉइंट। ठीक है डॉक्टर टीना करवीर, आपसे शॉर्ट में इस पर जानना चाह रहा हूँ, यूसीसी पर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देती हूँ कि अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया, इस पे चर्चा अभी व्यर्थ है, क्योंकि अभी इस पे कोई ड्राफ्ट हाँ या ना इस पर तो हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने तो क्लियर किया ना, वो तो आपके संभावित सहयोगी हैं।
ड्राफ्ट आएगा, उस पर चर्चा होगी, ये संसद में तय होगा। ये हम और आप थोड़ी तय कर सकते हैं। ये आप मीडिया या फिर कोई प्रवक्ता नहीं तय कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पार्टी की लाइन तो होती है ना मैडम, कर दिया एक पार्टी की लाइन तो होती है ना। पार्टी की लाइन है, वही तो मैं बता रही हूँ कि जब संसद में चर्चा होगी तो चर्चा कर ली जाएगी। मतलब उसके बाद सहमति बन सकती है यूसीसी पर। उसके बाद बहस करेंगे, जब इस पर बहस होगी उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। हम पहले से कैसे बता दिए अभी आपको, पार्टी निर्णय तब लेगी जब। चले ठीक, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमन और दूसरी तरफ विपक्षी एकता की, जिनको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसके दावों में कितना दम है। मैं कुंवर अजय सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी पवन खेड़ा साहब को सुन रहा था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 9-10 साल से देश की जनता एक चेहरे को देख देख कर ऊब चुकी है और अब जनता उस चेहरे से छुटकारा पाना चाहती है। तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष की कोशिश कहीं ना कहीं सिर्फ मोदी को नीचा दिखाने की है? देखिए, विपक्ष की कोशिश मोदी जी को नीचे दिखाने की नहीं है। उसके लिए तो उनकी करतूतें ही काफी। मोदी जी को नीचे दिखाने के लिए जो उनकी करतूतें हैं वही काफी। जैसे विपक्ष लोकतंत्र के सारे स्तंभों को तोड़ते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सारे कंपनियां और सारी व्यवस्थाओं को, सरकारी सिस्टम को बेचते जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ टीना जी। तो यहाँ पे उनको नीचा दिखाने का विपक्ष का कोई मतलब नहीं। विपक्ष केवल ये चाहता है कि देश के सत्ता पे जो हिटलर शाह बैठा हुआ है, तानाशाह बैठा हुआ है, उसको हटा करके एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री देश की जनता को दिया जाए जो जनता के हित में काम कर सके। आपकी नजर में लोकतांत्रिक चेहरा कौन हो सकता है जो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर? अजय सिंह जी, आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में वो लोकतांत्रिक चेहरा किसमें नजर आता है? हमारे विपक्षी दलों में मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बतलाता हूं अजय जी कि विपक्षी दलों के पास कई चेहरे हैं। तो सबको थोड़ा प्रधानमंत्री बना दीजिएगा कि नहीं? आपसी सहमति के साथ जो सर्वसम्मति से विपक्ष का चेहरा होगा वो भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री बनेगा। वर्तमान सत्ता में केवल एक ही चेहरा है, हिटलर शाह का, तानाशाह का। वहाँ लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्ष के पास लोकतंत्र है, इसमें कोई भी मुख्यमंत्री बन ठीक है। डॉक्टर टीना कानवीर, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अश्विनी भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर टीना कानवीर। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ तो फैसला जो है आरएसएस की तरफ से होता है कि अगला चेहरा कौन होगा। तो इनके पास मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं है, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी चेहरा होंगे, क्योंकि आरएसएस की वो पसंदीदा रहे हैं। आपकी बातचीत हुई क्या कुछ गडकरी साहब से? की बात कर लेती हूँ। हम लोगों का चेहरा कौन होगा? हम लोगों का चेहरा होगा जनता की आवाज। जनता की आवाज क्यों? जनता के मुद्दे। लगातार देखिए, 250 रुपए में जो टमाटर मिल रहे हैं, क्या वो 25 रुपए में मिलेगी? देश की जनता पूछेगी। ये सवाल बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश की जनता के सामने चेहरा देश की जनता ही बनेगी। इस समय लगातार जो बार बार एक सवाल पूछा, ये तो कहने की बातें हो गई अब मैडम, लेकिन चेहरा एक कोई चेहरा तो चूज करना पड़ेगा ना। कर्नाटक के अंदर भी बार बार ये सवाल पूछा गया था कि सीएम पद पे कौन उम्मीदवार होगा। ये तो हमने बाद में तय किया कि लगातार हम लोगों की नहीं, लेकिन वहां पर आपको पता था कि जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वो चेहरा होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये स्थिति नहीं रहेगी ना कि कांग्रेस की मनमर्जी चलेगी। जी, यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जो विपक्ष में जो एकजुटता में जो तय होगा वो सबके सामने होगा। लेकिन अभी मुद्दे क्या है? मुद्दे तो यही है कि 400 रुपए किलो में जो अदरक मिल रही है वो क्या 40 रुपए में मिल सकती है? अब आपने जो सवाल पूछा अभी कुंवर साहब से कि देश के प्रधानमंत्री का चेहरा, ये चेहरा तो पैसा खर्च कर बनाया गया था कि मोदी जी। अदरवाइज मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर से बिना वो 2 अक्षर तो बोल नहीं सकते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, जहाँ मणिपुर में उनको होना चाहिए था, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार, ये वहाँ तो डबल इंजन की सरकार थी ना। वहाँ पर राहुल जी उपस्थित हुए, वहाँ पे प्रधानमंत्री का जाना जरूरी था या नहीं? वो 2 लाइनें नहीं बोले। तो जनता के सामने उनका चेहरा सबके सामने ही है। किस तरीके से आप देखिए कि ठीक है। अश्विनी भाई जवाब दीजिए। जी देखिए, अभी टीना जी पता नहीं कहाँ इन लोगों के पास तथ्यों का अश्विनी जी केवल
अभी नहीं बोलेंगे। कुंवर अजय सिंह जी सुन लीजिए, वो भी आप लोगों को बहुत शांति के साथ सुन रहे थे। मैं आ जाऊंगा आपके पास। एक सेकंड, अच्छा जी एक सेकंड, मैं एक सेकंड ठीक। लेना चाहूंगा। ठीक है, बात पूरी कीजिए। आसवानी जी 38 दलों के बीच में अब फंसने जा रहे हैं। जो कल तक ये व्यंग बोलते थे 26 दलों की, वो तो अभी 38 दलों के एनडीए बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इनकी घबराहट की स्थिति इसी से पता चल जाएगी। ठीक है अश्वनी भाई। 7,000 करोड़ का घोटाले का नाम लेते हैं, फिर उसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं। ठीक है। ये इनकी पार्टी का। अरे आपकी पार्टी पर तो ये आरोप लगेगा, जिस पार्टी का जन्म हुआ आपकी पार्टी को कोस के और बाकायदा लिस्ट दिखाकर कि मेरे पास सबूत है, सबको जेल में भेजूंगा, उनके साथ आप आ जाते हो गठबंधन में। सवाल तो आप पे भी उठेंगे ना मैडम? नहीं, आम आदमी पार्टी आपकी नजर में आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है? क्योंकि अभी तक आप लोग आरोप लगा रहे थे। आपको अक्षय जी, आपको लगता है जो संघीय ढांचा खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तब भी हम खामोश बैठे रहे, तब भी हम चुपचाप बैठे रहे? आपको लग रहा है ऐसा होना चाहिए? नहीं तो 2013 में कौन सा संघीय ढांचा खत्म हुआ था? जब कांग्रेस ने समर्थन किया था अरविंद केजरीवाल का पहली बार, तब कौन सा संघीय ढांचा तब भी खतरे में था? देखिए अक्षय जी, आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन उस वक्त समर्थन के पीछे क्या वजह थी? डॉक्टर टीना कनवी, लोग पूछेंगे ना, उस वक्त कौन सा लोकतंत्र खतरे में था? अक्षय जी आज भी पूछेंगे ना कि राष्ट्रपति जो है वो बाहर उनके बस 1 किलोमीटर दूरी पर जो है संसद का उद्घाटन हो रहा था, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। अच्छा जी, इजाजत हो तो मैं भी बोल दूं। ठीक है अश्वनी शाही साहब, हाँ आप अपनी बात पूरी कीजिए। फिर मुकेश शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, आप नेता एनसीपी हैं। मुकेश भाई आपका भी बहुत स्वागत है। अश्वनी जी अपनी बात पूरी कीजिए, तो मैं मुकेश भाई के पास जाऊंगा। धैर्य से हम लोगों ने सुना आपको, अजय भाई को भी धैर्य से सुना, और आप लोगों के अंदर ये बौखलाहट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जब बोलने जा रही है तो एक बार जेडीयू बोल रहा है, एक बार कांग्रेस बोल रही है। नहीं बोल लीजिए। ज्यादातर सवाल आपसे ही हैं तमाम विपक्षी दलों के, आप अपनी बात नहीं तो अब लगातार बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं तो अगर मैं भी बोलना चालू करेंगे तो कोई नहीं बोल पाएगा, किसी का कोई नहीं टोक रहा। अश्वनी भाई कोई नहीं टोक रहा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए प्रवक्ता जेडीयू हमारे अजय भाई हैं, अब बार बार ये वो बात कहते हैं कि मुझे कहावत कहनी पड़ेगी कि सूप हंसे तो हंसे चलनियों हंसे जिसमें 72 छेद, ये जीवन भर रहे हमारे साथ। और आज जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी इनको भा रही है, बड़ा अच्छा लोग मिल रहा है। हमारी टीना जी हैं, ये खटाखट गोल पोस्ट बदल रही हैं। मणिपुर शांत हो गया था, हमारे एक मोहब्बत के देवता पहुंच के वहां पर उसको भड़का दिया उन्होंने, ये काम जाकर कर दिया। उसके बाद आइए इन लोगों को अब महंगाई बेरोजगारी दिखती है। भाई आप ये बताइए कि टीना जी सुन लीजिए, टीना जी उन्होंने आपके बीच में नहीं टोका, सुन लीजिए, मैं आपके पास आ सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, मैं बहुत तेज चिल्ला सकता हूँ। नहीं आपस में उलझिए मत, प्लीज उलझिए मत। शक्ति प्रदर्शन तो 18 को है ना, चिल्ला पाएगा, मेरा चैलेंज है यहाँ। नहीं ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए। आप लोग लगते हैं बीच में बोल रहे, आपके बीच में कोई बोला है, धैर्य रखिए। नहीं टीना जी मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सभी मेहमानों से, आप सभी को पूरा अवसर देने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा डेकोरम बना के चलिए, अपनी बारी पर बोलिएगा। उन्होंने भी आपके बीच में नहीं टोका, सुन लीजिए। बीच में ये अपनी चीज, ठीक है अश्वनी भाई अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं शाही जी बौखलाहट छोड़िए, प्यार से बोलिए, प्यार से। अरे बौखलाहट नहीं भाई, आप लोग बीच में बौखला के बोलने नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? नहीं अश्वनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। इन लोगों से बुलवा लीजिए, उसके बाद में। नहीं अश्वनी भाई अपनी बात पूरी कीजिए सर, समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। साहब एक जने चुप होते हैं तो दूसरी शुरू हो नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बेईमान भ्रष्टाचारों की पार्टी का गठबंधन बना रहे हैं, उसके बाद चले हैं देश के ईमानदार नेता का मुकाबला करने, जिसको विश्व पूज रहा है, पैर छू रहा है। ये भ्रष्टाचार जितने जमानत पर छूटे हुए हैं ये इनके नेता हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, वहां पर जो है एक कह दीजिए, मैं कहता हूँ, और खुला कहने में कोई बात नहीं है कि कोई भी एक दल गिनवा दीजिए जिसके बाद भ्रष्टाचार में हो, ये सारे भ्रष्टाचार के डर से अपना अस्तित्व। और नीतीश जी, चलिए उनके नीतीश जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन मंत्री जा रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को अपना अस्तित्व बचाना है। नीतीश जी खत्म है, अस्ताचल हो चुका है। और कांग्रेस ने तो समझौता कर लिया भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी में भ्रष्टाचार में जेल में बंद मंत्री, फारूक अब्दुल्ला जी खेल घोटाले में 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। अरे रुक जाइए भाई, अजीत पवार जी नहीं, अजीत पवार साहब के लिए जवाब देने के लिए एनसीपी से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता, मैं आऊंगा। अजीत पवार पर अजीत पवार के प्रवक्ता नहीं है आप कांग्रेस को ही देखिए ना, गमले में गोभी उगाने वाले, जेल में जाने वाले लोग,
आज राजनीति यहाँ आकर कर रहे हैं। 2024 में हिंदुस्तान की जनता ये हम लोग लेकर चल रहे हैं 303, हम 50 ऊपर। आपकी पार्टी में तो 50 MP भी नहीं है, किस मुंह से बात करते हैं आप? आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में एक सांसद है आपका, 2% भी वोट नहीं है आपका। क्या आजादी के बाद अस्तित्व बचा? चले ठीक है, मुखलेश शेख साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं, आजादी की लड़ाई पर मत जाइए, आप तो 2024 की लड़ाई की बात कीजिए। आजादी की लड़ाई को बहुत अरसा गुजर गया ना सर। नहीं, आजादी की लड़ाई में चले जाएंगे, एक दिन मेघालय चली जाएंगी। और ये बेईमान भ्रष्टाचारियों की पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम थप्पड़ मारा कि जाइए आप लोग शायद ठीक काम कर रही हैं, ये लोग वापस आके फिर भी बेशर्मों की तरह 28 दलों का गठबंधन और ये और DK शिव कुमार और वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वो इस समय CBI के डायरेक्टर वहां पर जब थे वो बताएंगे। केस खत्म नहीं हुआ है उनका। चलिए ठीक, मुखलेश शेख साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक और तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन ये विपक्षी एकता कितनी मजबूत होगी आपके हिसाब से? ठीक है, मैं अश्विनी भाई आऊंगा, टीना जी आपके पास भी आऊंगा। मुखलेश भाई, दोनों में से दोनों को चुप करवा देंगे तो वो दोनों खामोश हो गए। अब आप मुद्दे पर आइए, वो दोनों खामोश हैं, आप अपनी बात कीजिए। ये है कि अजित दादा पवार साहब गए थे आज YB चौहान में, मैं भी वही था 4:30 बजे करीबन, और सारे चीजों में उन्होंने मनाना, प्रफुल्ल पटेल सबसे सारे विधायक थे, मनाने की कोशिश कर रहे हैं पवार साहब को। अजित पवार साहब को उन्होंने कहा कि अभी तो आपको 83 साल की तरह 83 साल की उम्र में घर में बैठना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरे को काम करने को देना चाहिए। तो वही अजित पवार और उनके ग्रुप सारे लोग गए थे आज मनाने के लिए, लेकिन पवार साहब ने कह दिया जो मेरा स्टैंड है वही रहेगा, मैं भाजपा के साथ मांडी से मांडी मिला के नहीं बैठूंगा। मैंने जनता के सेकुलर रूप से चुन के आया हूँ। और दूसरी बात, और उसी पे बात पे मैं कायम हूँ। उसके बाद ये लोग रिटर्न जो है लौट गए, काफी समय बाहर खड़े रहे, बारिश हो रही थी, उसमें हमारे लोग की स्टेटमेंट हुई, नारेबाजी हुई कि वापस जाओ। तो ये चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी देखते हैं उनका बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है सर, ऐसा है कि शरद पवार साहब की फोटो का इस्तेमाल महाराष्ट्र में जो लोग गए हैं बीजेपी सरकार को जो मतलब सपोर्ट दिया है NCP के लोग, आज वो लोग सुप्रिया ताई को बिल्कुल जो है थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहा है। ये चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं में हो रहा था क्योंकि कई सुप्रिया ताई का जो फोटो है, अगर शरद पवार को प्यार करते हो तो सुप्रिया ताई को भी प्यार करो। जब सुप्रिया ताई आपको नफरत करोगे बेटी से, हमारी पार्टी का लीडर है, तो ये सब चीजें जो हमारे कार्यकर्ता में, और कार्यकर्ता बड़ा अपसेट में, क्योंकि कहाँ क्या करे नहीं करे अभी भी हम लोग जो है। नहीं तो सीनियर पवार साहब का मतलब मन आप लोगों ने टटोला होगा, क्या आशीर्वाद जा सकता है अजीत पवार साहब के साथ? नहीं, आशीर्वाद जाता तो आज ही हो जाता था, काफी बड़ा। आगे कुछ संभावना है? नहीं, आगे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विपक्ष में ही हम बैठेंगे, और जयंत पाटिल साहब का भी स्टेटमेंट हो गया कि हम उनके साथ सरकार में नहीं जाएंगे। नहीं, फिर तो सीनियर पवार साहब की ताकत बहुत कम हो गई, क्योंकि ज्यादा समर्थन तो अजीत पवार साहब के साथ है। ज्यादा सुनिए, बहुत ताकत ज्यादा हो गई। TRP देखिए 16%, जिसको देख लीजिए 14% हमारे 9 पॉइंट आया है सर्वे में, और अजीत दादा पवार का देख लीजिए कि 5%, शिंदे साहब का 6%। ये जो परसेंटेज है इनको ले डूबेगा, ये भाजपा के साथ जाने के नहीं, बाद परसेंटेज अपनी जगह मैं तो रखता है शेख साहब, लेकिन फर्क सीटों से पड़ता है ना, कि आपके पास कितनी सीटें हैं। सीट छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता पवार साहब के साथ है, जनता पवार साहब के साथ है। इसी की वजह से टेलीविजन में भी चर्चा पवार साहब का ही हो रहा है। राष्ट्रीय लीडर है, देश के लीडर है, और पवार साहब ही जिंदाबाद। क्योंकि अजित दादा पवार जिस बारे में गया था 47 विधायक लेके। आपकी नजर में अजित पवार भ्रष्टाचारी हैं? मैं कैसे कह सकता भ्रष्टाचारी? हमारे पास था जब तक भ्रष्टाचारी आरोप लगवाते थे मोदी जी के लोग, भाजपा के लोग। अब नहीं, लेकिन जिनके साथ पवार साहब जाना चाह रहे हैं वो दल तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी अपने साथ ले गई, कौन सी बैतरणी पार करवा ली कि उनके पाप धुल गए। हमारे जनता, हमारे दल के लोग नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी ये आइन पीछे चक्की पीछे नहीं। अमित शाह साहब ने कहा 9 विधायक ले जाने के बाद डिप्टी CM बना दिया। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, आपकी नजर में वो भ्रष्टाचारी हैं अजीत दादा? हमारे नजर में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, दूध के दूल्हे हम है, हमारे पवार साहब दूध के दूल्हे हैं। और ठीक, टीना कर्णवीर एक रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। टीना कर्णवीर, आपको कहां से जानकारी मिल गई? आपके पास कौन से सबूत हो गए? टीना कर्णवीर, आपने अभी कहा कि बीजेपी तो भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ लेती है, जिन पर आरोप लगाती है उनको साथ ले जाती है,
वो तो एनसीपी को लेकर निशाना साधा गया था, किसी का नाम तो लिया नहीं गया था। आप लोगों के पास कोई सबूत है क्या अजीत पवार के खिलाफ? मैंने अजीत पवार जी को भ्रष्टाचारी तो कहा ही नहीं। मैंने क्या कहा? ये तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये अपमान तो उनका ये इतनी जल्दी वाणी चेंज कैसे हो जाती है डॉक्टर टीना कर्णवीर? 7,000 करोड़ का किसने नाम लिया था? 7,000 करोड़। आप बताइए, आपने ये चलाया होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 दिन बाद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो नहीं कह रहे। लेकिन आप लोगों की तरफ से तो अभी इसी चर्चा के दौरान कहा गया कि भ्रष्टाचारियों को साथ ले जाते हैं, कौन सी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। आप ही लोगों की तरफ से कहा गया ना कि आखिर ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है कि भ्रष्टाचारी उनके साथ जाते ही पाक साफ हो जाते हैं। अजीत पवार का जिक्र आपने किया। चलिए, आपकी आवाज थोड़ी अटक रही, शायद एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक लेते हैं। हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं रवि जी आपके पास आऊंगा। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर कितने प्रबल आसार आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि दलों को जोड़ने से क्या आपको लगता है कि सिर्फ काम चल जाएगा? उनमें वो ताकत, वो क्षमता भी तो होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर कांग्रेस, जैसे ममता बनर्जी जी ने डिमांड की थी कि 200 सीटों पर लड़े, क्योंकि अगर गठबंधन होता है और चुनावों से पहले होता है और उसके में अगर यह तय होता है कि कांग्रेस 200 सीटों पर लड़ेगी, तो क्या वो जो क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां, क्या उनके दबाव में काम करेगी? या अगर सत्ता में वो आ भी जाते हैं तो क्या वो एक स्थायी सरकार दे पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटों को लेकर जो बंटवारा होगा, क्या जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस का सामने निकल कर नहीं आएगा? क्या बड़े नेता, जो पुराने नेता ऑलरेडी काफी नाराज चल रहे हैं काफी समय से, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी डिसीजन लोगों को वो कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है। बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी ये खामियाजा देखने को मिल सकता है। मिथिलेश भाई, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप थोड़ा विलंब से जुड़े मेरे साथ। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि जो विपक्षी एकता होगी उससे पहले एनसीपी में जो दोफाड़ हुआ, विपक्षी एकता को एक झटका है? धक्का तो देखिए, ईडी सीबीआई पूरे देश में दुनिया जानती है कि किस तरह धक्का दे रहे हैं, किस तरह स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। वो बात तो हम नहीं कहेंगे। पहले तो दागी कहते हैं, फिर उसके बाद गोद में ले लेते हैं। तो अब ये धक्का मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता परेशान है कि हम करे तो करे क्या। महाराष्ट्र की सरकार जो है तीसरी बन गया है। अभी साल ही भर में 1 साल शिंदे साहब का हुआ, उनकी तलवार लटक रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज हंगामा भी हो गया विधान भवन में, विधानसभा में, और ये उसके बाद उनका कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। और फिर उसके बाद शरद पवार साहब के भतीजा ने अचानक जो है करना तो 1 साल पहले कर देते, या फिर जब गए थे तभी एक बात हो जाता, चलो भाई ठीक है। उतना शिवसेना पे सपोर्ट हम लोगों ने किया और सारे चीज को सजाए। बीजेपी के खिलाफ हमने बहुत आंदोलन किया, सारे केस किया, अजीत दादा पवार को आगे रखे। कुछ जानकार कह रहे हैं कि कहीं इस पूरे खेल के पीछे सीनियर पवार साहब की भूमिका तो नहीं है, इस सारे राजनीतिक ड्रामे के पीछे? जी, पवार साहब के बिगड़ कोई चीज हजम नहीं होगी, आपको ऐसा है। पवार साहब एक हाजमुला है देश के अंदर, उसी तरह एक सबका जो सीने में दर्द है, नाक में जो है फुंसी है, सब ट्रीटमेंट करने का काम पवार साहब करते हैं। बड़े बड़े लोग दवा ले जा रहे हैं पवार साहब से। नहीं, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था क्या बीजेपी को लेकर शेख साहब? कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था क्या सीनियर पवार साहब में? क्योंकि अजीत पवार की तरफ से कहा गया कि 2019 में भी वो इच्छुक थे और बाकायदा भेजा भी था, भले ही आगे बातचीत नहीं बढ़ पाई, तो आगे कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं क्या? अजीत पवार का जवाब दे दूं, अजीत पवार बच्चा नहीं था, रिटर्न आना, उनको 80 घंटे की सरकार बना के क्यों आया? नहीं आना चाहिए था। तो अजीत पवार आए तो अजीत पवार का नहीं जमा, या अजीत पवार का विषय है। पवार साहब को नहीं ये सब चीज करना था, तभी तो बुला लिए। वरना सरकार में हम भी सायरन बजा के घूमते, पब्लिक में जनता से ताली बजवाते, हारफुल पहनते, काम कुछ नहीं कर रहा है। नहीं तो आगे सायरन बजाने की इच्छा है आपकी? नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम जनता की ठीक है। अश्वनी शाही साहब, ये आपको लग रहा है कि तमाम दिग्गज, अगर शरद पवार जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होते हैं, सोनिया गांधी जैसी बड़ी लीडर शामिल होती है विपक्षी एकता की बैठक में, तो एक प्रभाव तो मतदाताओं के जहन में पड़ता ही है ना सर? जी एकदम पड़ता है, लेकिन इसमें जरा सा एक इन दलों पर नाम लेकर एक बार सवाल पूछ लीजिए कि इन दलों में कितने लोगों के पास डबल डिजिट में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, कितनों के पास सिंगल डिजिट भी नहीं है। ये आप जरूर उसको विचार करना चाहिए कि जनता एकदम सवाल पूछेगी। और मैं तो कह रहा हूँ, नहीं ये सवाल तो मैंने अभी पूछा कि सिर्फ दलों को जोड़ने से काम चल जाएगा, मजबूती होनी चाहिए।
क्षमता होनी चाहिए उनमें। अगर एक दो सीटों वाले दल हैं तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे अगर साथ भी आते हैं? अश्वनी भाई सब उम्मीद करिए, उम्मीद हो जाएगा 2024 में, देखिए ना यार, जिंदगी बचा रहेगा तो। ठीक है अश्वनी भाई, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है। बात पूरी कीजिए अपनी। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए दमदारी है, हम जो है अभी क्या नेतृत्व में दमदारी होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के छतरी के नीचे सब लोग हैं, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और एनडीए अभी है हमारा। लेकिन जो बेंगलोर में लोग बैठ रहे हैं, ये बताएं किसका नेतृत्व है भाई? ठीक है डॉक्टर टीना कनवी, वो है जी, ये जवाब दीजिए। अभी अश्वनी साहब ने पूछा कि कितने दल के बारे में सवाल पूछा। अब इनसे भी तो सवाल पूछेंगे ना, राजभर के पास कितने सदस्य हैं, या ये जो 38 पार्टियों का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं बार बार कि इनके पास कितने दल है, तो जनता इनसे भी सवाल पूछेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछेगी कि 15 लाख का आए कि नहीं आए, और 2 करोड़ का जो नारा दिया, जो 9 साल हो गए 18 करोड़, तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। झूठे वादे आपने किए, झूठे जुमले आपने फेंके, जनता को मूर्ख बनाने का। किसानों की आय दुगनी करने वाले थे। 2022 से 23 आ गया सर, 2023 चल रहा है, 2023 में आपने किसानों की आय दुगनी कर दी कि नहीं? जनता हमसे सवाल नहीं पूछेगी, जनता आपसे सवाल पूछेगी, हमें तो चुनेगी जनता। 2024 में हमें चुनेगी और आपको नकारेगी, आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि आपने लगातार जो है। चले, लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि तमाम दल ऐसे हैं, चाहे बीएसपी की बात कर लें या फिर केसीआर साहब की बात कर लें, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें या फिर नवीन पटनायक साहब की बात कर लें, ये तमाम क्षेत्रीय दल जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं वो किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कई मौके ऐसे भी रहे हैं जिसमें चाहे नवीन पटनायक हो, वो बीजेपी के समर्थन में खड़े दिखाई दिए हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि ये विपक्षी एकता क्या वाकई में इतनी मजबूत हो पाएगी जो 2024 में न सिर्फ कांटे का मुकाबला देगी बल्कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक पाएगी। हालांकि शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है कि दोनों दलों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन होगा और इस शक्ति प्रदर्शन के बाद पता चल पाएगा कि किसमें कितनी ताकत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।